गाइज, मैं शार्दुल वाजपेयी यति लर्निंग पॉइंट की इस ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, कल जो हम पढ़ रहे थे, कल जो हमने समझा था भारत की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ इंडिया, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मैप ड्रा करते हैं इंडिया का। इस तरह से इसको एक भारत देश का मैप ड्रा करते हैं। ये हो गई आपकी इंडिया। ये एक मैप हमने इंडिया का ड्रॉ कर लिया। तो कल हमने भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है, उसका जो देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार है, उसको कंप्लीट कर लिया था। अब हम कुछ फैक्ट हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भारत का जो एरिया कितना है, एरिया ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्रफल क्या है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। अब विश्व का जो कुल स्थलीय क्षेत्र है, विश्व का कुल स्थलीय क्षेत्र, उसको समझते हैं। कुल स्थलीय क्षेत्र का ये लगभग 2.4% है। यदि बात करें हम कि विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, कितने देश भारत से ज़्यादा क्षेत्रफल रखते हैं, तो भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का जो स्थान है वो 7वां है, यानी 6 देश भारत से बड़े हैं। और जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि में वो रूस है, और सबसे छोटा देश रोम है, जो इटली के अंदर एक छोटा सा देश है, रोम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, और इसका जो कुल स्थलीय क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर है, जो कि कुल विश्व के स्थलीय क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, यदि हम बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या में पहले तक अभी तक दूसरा स्थान था, लेकिन कुछ आंकड़े आए हैं जिनके तहत जनसंख्या की दृष्टि में जनसंख्या में पहला स्थान हो गया है। भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। और इसी के साथ साथ एक पॉइंट और समझें कि 2011 की जो सेंसस हुई थी, उसके अनुसार भारत का जो जनसंख्या थी विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। 17.5% थी विश्व की कुल जनसंख्या का। अभी चूंकि नया सेंसस हुआ नहीं है, तो जब नए आंकड़े आएंगे तो ये परिवर्तन होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत की आकृति कैसी है। तो आपको देखकर लग रहा होगा कि यदि हम भारत की आकृति को मिलाएं तो भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय बनती है, यानी कि इसके 4 कोण हैं। तो आकृति कैसी हो गई भारत की? आकृति क्या है? चतुष्कोणीय आकृति है भारत की, चतुर्भुजी आकृति है, 4। ठीक है, ये आकृति के बारे में समझा। अब भारत का जो इसका उत्तर और दक्षिण, इसका माध्य, इसको समझने का प्रयास करें तो भारत को भौगोलिक रूप से उत्तर और दक्षिण में विंध्य पर्वत बांटता है, परंतु जो अध्यारोपित विभाजन है वो समझें तो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। तो उसको हम कर्क रेखा को हम खींचने का प्रयास करते हैं। इस तरह से कर्क रेखा होते हुए ऐसे कुछ गुजरती है, कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा को ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। यदि उन राज्यों की बात करें तो ये है गुजरात, यहाँ पर है राजस्थान,
ये एमपी, यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ झारखंड, यहाँ वेस्ट बंगाल, ये हो गया त्रिपुरा आपका, और यहाँ मिजोरम है। तो गुजरात से प्रवेश करती है कर्क रेखा और मिजोरम से भारत से बाहर निकल जाती है, यानी यहाँ गुजरात से प्रवेश करके मिजोरम में बाहर निकल जाती है। तो यदि हम इसको लिखें तो गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है एमपी, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा को हमने समझ लिया। इसके बाद अब हम समझते हैं भारत का मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा। चूँकि इसको समझने से पहले हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा को समझते हैं। तो जो जीएमटी है, जीएमटी जो है ग्रीन मीन टाइम बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, यह ब्रिटेन के जो लंदन नामक स्थान है वहाँ पर कोई ग्रीनविच नामक स्थान है, वहाँ से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच टाइम रख दिया। इसको 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर। ठीक है। और इस 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, संपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय समय है वो 0 डिग्री देशांतर पर ही निर्धारित होता है। अब यदि हम समझें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। यह प्रशांत महासागर, बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है। ये 8 जगह पर मुड़ी हुई है, तो जब इसको आगे समझेंगे तो एक्सप्लेन कर देंगे। जो हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आते हैं। तो भारत का मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत की जो मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो 5 राज्यों को यदि मैं आपको दिखाऊं तो 5 राज्य कुछ ऐसे हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं। ठीक है। ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है। तो क्या है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस तरह से ये 5 राज्यों से होकर जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षमा करें, भारत की मानक समय रेखा है वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। तो हमने जो जीएमटी को समझा। अब मान लीजिए जो भारत का जो समय है वो 5.5 घंटा, कितना? 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट जीएमटी से आगे है। यदि भारत में रात दिन दोपहर के 12 बज रहे होंगे, कितना बज रहे होंगे? दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो आप ये मानिए कि जीएमटी पे सुबह के कितना? 6:30 बज रहा होगा। ठीक है। 5.5 घंटा समय आगे है। इसको यदि समझें तो 15 डिग्री जब सूर्य घूम जाता है तो 1 घंटे का समय पूरा हो जाता है। कितना? 1 घंटे का समय पूरा हो जाता है। इस तरह से हमने इसको समझा है। अब एक बिंदु और है जिसको मैं समझाना चाहता था। कल की क्लास में हमने भारत की उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी बिंदुओं को समझा था। उसी के अंतर्गत एक पॉइंट और मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा। एक पॉइंट ये है कि
भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु को यदि हम समझें तो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु ये कोई यहाँ पर, कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, या इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, जो कि 2004 की सुनामी में डूब गया था। ठीक है, ये सुदूरस्थ बिंदु है। जबकि भारत की मुख्य भूमि का दूरस्थ बिंदु है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है? वह कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी है। लेकिन सुदूरस्थ बिंदु यदि पूछा जाए कि सबसे दूर कौन सा है जो मुख्य भूमि से भी नहीं जुड़ा है, वो इंदिरा पॉइंट है। इस तरह से हमने इसको समझ लिया। आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।